हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। हम इस पे बात करने वाले हैं जियोग्राफी का जो चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगर हम बात करें कि हम जो ह्यूमन बींग्स है ना, ये सारे लिविंग बींग के साथ एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं। जैसे एक मान लो इकोलॉजिकल हमारा सिस्टम है, ठीक है। इकोलॉजिकल सिस्टम में सारे ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, फ्लोरा आ जाएगा, ठीक है, एंड फना आ जाएंगे। जब ये इंटरकनेक्टेड होते हैं ना, इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, तो हमारा एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनता है, ठीक है, जिसमें हम एक तरीके से एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, दैट मीन्स कि इंटरेक्ट करते हैं। फिर हम इंटरडिपेंड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक। अगर मान लो कि कोई भी एक फ्लोरा या फौना कोई भी अगर डिस्टर्ब होगा तो उस पे क्या होगा, तीनों जो ह्यूमन बींग्स भी होंगे वो भी क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, वो क्राइसिस आएगा, ठीक है। तो उसी चीज के लिए क्या है कि हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। तो सो बेसिकली हम इसी चीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमने अभी बात करी कि किस तरीके से हम इंटरकनेक्ट या इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, और एक इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलप करते हैं। सो नाउ अब हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। देखो ये क्या है, इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, है ना, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन ए सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। ये क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी होती है। क्या होती है, इंटरडिपेंडेंसी होती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, भाई डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, इवन कल्टिवेटेड स्पेसिस भी पाए जाते हैं, ठीक है। डाइवर्स इन फॉर्म होते हैं, फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी क्या होते हैं, क्लोजली इंटीग्रेटेड होते हैं और एक दूसरे पे क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिफाइन होता है। सुनाओ, अब बात करें फ्लोरा एंड फना की। तो इंडिया जो जनरली फ्लोरा एंड फना में क्या है, रिचेस्ट है। क्या है, रिचेस्ट कंट्री है। क्या है, रिचेस्ट कंट्री। इवन ये भी पॉसिबल है कि ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड, यानी अभी दुगने या तिगुने जो है हमें डिस्कवर्ड करने पड़ेंगे फ्लोरा एंड फना। अभी मतलब जितने हमें पता उससे भी ज्यादा हमारे पास क्या है, स्पेसिस है फ्लोरा एंड फना की। तो अब इसको कंजर्व करने की भी बात आएगी। तो कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ दैट रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। क्या हो रहा है, रैपिड डिक्लाइन हो रहा है किसके अंदर, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के अंदर, एंड फॉरेस्ट्री। दैट्स वाई कंजर्वेशन क्या हो गया है, इसेंशियल हो गया। क्या हो गया है, इसेंशियल हो गया। क्योंकि अगर ये डिस्ट्रॉय होंगे, ये अगर डिक्लाइन होंगे, तो फिर क्या है, ह्यूमन भी क्राइसिस में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ह्यूमन भी क्राइसिस में आ जाएंगे। कैसे, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, क्लाइमेट चेंज होने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है, आपके ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, तो आपका फ्लड आने लगेगा, हो सकता है ड्रॉट पड़ जाए। ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर हमने इनको कंजर्व नहीं किया तो, ठीक है। सुनो, कंजर्वेशन क्या करता है, कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, एंड अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर एयर एंड सॉइल, ठीक है। यानी कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और जो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, वाटर एयर एंड सॉइल, ये भी क्या करता है, इसको भी प्रिजर्व करता है, ठीक है। कंजर्वेशन का काम ही यही है। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स भी जो पाए जाते हैं उनको भी कंजर्व करना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पेसिस एंड ब्रीडिंग। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, एग्रीकल्चर के अंदर वी वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी, fishes too are heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity। यार सिंपल सी बात है कि अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो क्राइसिस आएंगे, तो उनको हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें कि और क्या, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, इवन अपने सपोर्ट सिस्टम को भी, लाइक वाटर एयर एंड सॉइल हो गया, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी हमें क्या है, कंजर्व करना पड़ेगा फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पेसिस एंड ब्रीडिंग, फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पेसिस एंड ब्रीडिंग। जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जाम केस देखो, ट्राइबल जो गर्ल्स हैं वो बैम्बो सैपलिंग कर रही हैं, ठीक है, कहाँ पे, मखली नियर साइलेंट वैली। एक तरीके से क्या हो रहा है, बैम्बू का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेच रहे हैं, ये लीफ लिटर कलेक्शन किया जा रहा है, वुमेन फॉक्स के पत्ते इकट्ठे किए गए हैं, उनको लेके चला था। अब ये जो कंजर्वेशन की बात आई, है ना, कंजर्वेशन की बात आई, ये आया कैसे, थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं। वो 1960 और 1970 में ना कंजर्वेशनिस्ट जो है डिमांड कर रहे थे किसकी, कि हमें नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की, किसकी,
नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की। उसी के लिए क्या है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया जो 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। इसमें वेरियस प्रोविजन थे प्रोटेक्टिंग हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि अब क्या था कि इस प्रोग्राम का जो मेन फोर्स ये था कि प्रोटेक्ट करना रिमेनिंग पॉपुलेशन सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज, किसका, जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में हो जाते हैं। किसमें, इंडेंजर्ड स्पीसीज में उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करने का काम था। बाय बैनिंग बैनिंग हंटिंग, बैन करके, हंटिंग को बैन करके, लीगल प्रोटेक्शन देकर, ट्रेड वाइल्ड लाइफ के, रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये करके। सेंट्रल मैनेज, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो आपके इस्टेब्लिश किए, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पार्क किया, ठीक है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, लाइक आपके यहाँ पे देखोगे टाइगर प्रोजेक्ट, वन हॉर्न राइनासोर प्रोजेक्ट, कश्मीर स्टैग और होंगुल, थ्री टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड द घेरियाल, ठीक है, एंड द एशियाटिक लायन। तो इन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है। इवन एलिफेंट के ऊपर भी ब्लैक बक, चिंकारा एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको गोदावन भी कहा जाता है ना, स्नो लेपर्ड, इनको भी क्या है, एक तरीके से प्रोजेक्ट का नाम देकर, मतलब जैसे टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इससे क्या किया गया, एक तरीके से इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी गई, किसके थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। बहुत से, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर आप देख लो यहाँ पर, जैसे 1973 में देखा जाए, उस टाइम तक 1827 दिखाया गया था। आज से 100 साल पहले 55,000 थे, मतलब उस टाइम के हिसाब से 100 साल पहले 55,000 थे, लेकिन अब वो कितने हो गए थे, 1827, ठीक है। तो इसको, भाई ये ऐसा क्यों था, क्या रीजन था, तो उसका रीजन ये था कि टाइगर पॉपुलेशन को थ्रेट हो रहा था, कैसे, जैसे पोचिंग हो रहा था उनका, श्रिंकिंग हैबिटेट, उनके हैबिटेट श्रिंक होते जा रहे थे क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो रहा था, डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पेसिस, जो प्रे, जो इसको चाहिए था, जो स्पेसिस जिसको ये खा के सरवाइव कर पाता, वो डिक्लाइन हो रहे थे, और ह्यूमन पॉपुलेशन का इंक्रीज करना। इवन ट्रेड, टाइगर स्किन्स का ट्रेड होना, ठीक है, उनके बोन्स का यूज होना ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, डिक्लाइन होते चला जा रहा था। फिर जब प्रोजेक्ट टाइगर आया, ठीक है, जो कि 1973 में लॉन्च किया गया, तो इसमें क्या है कि एफर्ट लगाया गया कि इसको बचाना ही नहीं है, बल्कि इसको इक्वल इंपॉर्टेंस भी देंगे कि प्रिजर्विंग वाइल्ड टाइप्स ऑफ सीजी साइजेबल मैग्नीट्यूड, लाइक कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में बनाया गया, बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बनाया गया, एंड सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे बनाई गई, राजस्थान पे। इवन मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे, आसाम में, एंड पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे, केरला में। ये कुछ टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क बनाए गए किसके लिए, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और किसके अंडर में, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में। तो ये जैसे आप देखो, राइनो एंड डियर इन कजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, कजीरंगा नेशनल पार्क में। तो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है ना, वो किस पर डिपेंड फोकस कर रहा है आजकल, बायोडायवर्सिटी के ऊपर, ठीक है, रेदर देन वन ऑफ फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट, किसी एक फ्यू कंपोनेंट से ज्यादा बायोडायवर्सिटी, मतलब सारी चीजों के ऊपर जो भी इकोसिस्टम के अंदर आ रहा है, सब पे वो क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तरीके से क्या है ना, इंटरडिपेंडेंट है, क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। और जब इंटरडिपेंडेंट है, तो अगर एक भी डिस्ट्रॉय होगा, या एक भी एक का भी ग्रोथ या स्पेसिस डिक्लाइन होगी, तो फिर वो क्या होगा, वो क्या इंटरलिंक्ड है ना, तो फिर अदर्स को भी क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये वजह आती है, दैट्स व्हाई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं ऑन बायोडायवर्सिटी के ऊपर, किसके ऊपर, बायोडायवर्सिटी के। इवन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986, several hundred butterflies, moth, beetles and one dragonfly have been, इनको भी लीड लिस्ट में क्या कर दिया गया, ऐड किया गया, कौन से लिस्ट में, प्रोटेक्टेड स्पीसीज के लिस्ट में इनको ऐड किया गया। 1991 में फर्स्ट टाइम प्लांट्स को भी ऐड किया गया, ठीक है, विथ 6 स्पीसीज 1991 में, और 1980 और 1986 में बटरफ्लाई, मोथ, बीटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई, इनको ऐड किया गया। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की। तो देखो, बहुत सारे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है ये सब फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, हमें एक्चुअली हमें क्यों कंजर्व करने की बात आती है फॉरेस्ट रिसोर्सों को, है ना, बिकॉज if we want to conserve for vast forest life and resources, wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them, है ना, क्योंकि in India much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or other government department। इंडिया में जो है मैक्सिमम फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं, या तो गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है,
बाय गवर्नमेंट के थ्रू, कैसे? बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू, या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होती हैं गवर्नमेंट की, वो क्या करती हैं, इनको मैनेज करेंगी, कंट्रोल करेंगे एंड रेगुलेट करती हैं। तो किस तरह के क्लासिफाइड किए गए, जैसे आपका रिजर्व फॉरेस्ट का केस आ गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का केस आ गया, और एक अनक्लास्ड फॉरेस्ट का केस आ गया। तो थोड़ा सा जानते हैं रिजर्व फॉरेस्ट का केस। देखो, जो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फोरलैंड है ना, ठीक, फॉरेस्ट है, टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट, है ना, यानी हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड वो क्या है आपका, डिक्लेयर्ड हो गया रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में। रिजर्व फॉरेस्ट क्या कि रिगार्डेड है मोस्ट वैल्यूएबल होता है, और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड रिसोर्स के लिए क्या होता है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के लिए कंसर्न होता है, ठीक है। दैट मीन्स रिजर्व फॉरेस्ट अगर इसको घोषित कर दिया गया है, तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या होगा, मोस्टली कंसर्न हो जाता है। एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करी जाए, तो ये 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया है। ये क्या है, 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डिक्लेयर किया गया है, इसके थ्रू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके का डिप्लेशन क्या होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट में क्या है कि आप थोड़ा बहुत वहां पे जाके आप परमिशन के साथ कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप कोई मेडिसिनल हर्ब्स लेना चाहते हो तो वहां से ले सकते हो, ये आ जाता है। अनक्लास फॉरेस्ट किसे कहते हैं, कि वो फॉरेस्ट होते हैं और जब वेस्टलैंड होते हैं, जो कि बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटी के अंडर में आते हैं, है ना। जैसे मतलब आपके पास एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, तो उसको भी वो भी क्या होगा, अनक्लास फॉरेस्ट के अंडर में आ जाएगा। तो ये जो होता है, ये जनरल सब मतलब इंडिविजुअल्स के पास भी हो सकता है, कम्युनिटी के पास भी, इवन गवर्नमेंट के पास भी हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट में अगर हम बात करें, तो रेलवे के पास ना बहुत सारी ऐसी जमीन होती है, यहाँ पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं, है ना, उनका भी यूज नहीं हो रहा होता है। प्राइवेट्स के पास भी होता है, कम्युनिटी के पास भी होता है। तो रिजर्व एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट अगर रेफर किया गया ना, तो परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट हो जाता है, ठीक है, जिनका मेंटेन किया जाता है किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर के लिए, या अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन, और किसके लिए, प्रोटेक्टिव रीजन के लिए। जैसे मध्य प्रदेश के पास लार्जेस्ट एरिया है परमानेंट फॉरेस्ट का, लगभग 75% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, 75% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया क्या है, परमानेंट फॉरेस्ट घोषित है वहां पर। जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनके पास लार्ज परसेंटेज है रिजर्व फॉरेस्ट का, ठीक है। और जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा एंड राजस्थान की अगर बात करें, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर आ जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम एरिया आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का काम बेसिकली क्या होता है, एक्चुअली इनका जो काम है ना, वो ये है कि भाई इनको प्रोटेक्ट करो, और इनके अंदर जो भी आप स्पेसिस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो प्रोटेक्ट करो। बट अगर आपको कोई टिम्बर लेना है, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए, विथ परमिशन आप वहां से ले सकते हो ना, इंडिविजुअल्स, लाइक गांव, वहाँ की जो लोकल ट्राइबल्स होती है वो वहां से ले सकती है। तो बेसिकली ये आ जाता है। अनक्लास फॉरेस्ट का तो कोई केस ही नहीं है, तो कहीं पे भी हो सकता है। आपके पास भी अगर मान लो छोटा सा जमीन है, वहां पे भी 10 पेड़ लगा दिए, तो वो भी क्या होगा, अनक्लास फॉरेस्ट के केस में आ जाएगा। ऑल नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट ऑफ गुजरात है वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास फॉरेस्ट। देखो, अब अभी तक हमने ये पढ़ा, ये सभी पढ़ा, कहाँ का पढ़ा हमने, हमने पढ़ा रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए। लेकिन सिर्फ नॉर्थ और सारे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, जब गुजरात के पार्ट हो गए, वहां पे क्या है, अनक्लास फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। और जो किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, लोकल कम्युनिटी के थ्रू मैनेज किया जाता है। किसके थ्रू, लोकल कम्युनिटी के थ्रू मैनेज किया जाता है। देखो घड़ियाल का है यहाँ पर पॉपुलेशन दिखाया जा रहा है, ठीक, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेसिकली। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है ना कि कम्युनिटी किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, जैसे आपने चिपको मूवमेंट सुना है। चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था कि वहां की जो पब्लिक थी, उन्होंने क्या किया था, पेड़ों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था, कैसे, उसके साथ चिपक कर। तो इस तरीके से उन्होंने वहां पे बचाने की कोशिश करी थी, है ना। कम्युनिटी का ना कंजर्वेशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कम्युनिटी चाह दे ना कि कंजर्वेशन नहीं होगा, तो फिर वो नहीं होगा वहां पे, चाहे वो कितना भी गवर्नमेंट लगा दे। देखिए कम्युनिटी चाह दे ना, तो चाहे गवर्नमेंट भी चाह के वहां से वो पेड़ नहीं काट सकती है, ठीक है, जहाँ उस प्रोटेक्टेड एरिया से वो फॉरेस्ट नहीं काट सकती है, ठीक है। हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारी वो इवेंट होते हैं, ठीक है, ओकेजन्स आते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका पेड़ों की पूजा की जाती है। जैसे आपने एक फिल्म देखी है जो कांतारा मूवी आई थी, ठीक है, कांतारा मूवी, है ना। इसमें देखोगे आप, ये क्या है, एक फॉरेस्ट के रिगार्डिंग ही है। उस फॉरेस्ट के रिगार्डिंग कि हाँ भाई एक राजा ने दे दिया,
तो मतलब ओवरऑल कहानी है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट के ऊपर ये फिल्म बनी हुई है ना। तो ये हमारे यहाँ है, हमारे इंडियन कल्चर में ये चीजें हैं कि किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। तो कम्युनिटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कंजर्वेशन के अंदर, ठीक है। विदाउट कम्युनिटी आप कोई भी फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं कर सकते। फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटी, कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटी की क्या, तो फॉरेस्ट घर होते हैं। तो कुछ एरिया बात किया इंडिया की, लोकल कम्युनिटी आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, है ना। यानी सीधी सी बात, लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, ठीक है। और जैसे आप सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करो राजस्थान की, तो विलेज क्या है, विलेजर्स ने फाइट किया बाय माइनिंग के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, बाय माइनिंग के अगेंस्ट, ठीक है, बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो कि सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, उसको प्रोटेक्ट एक तरीके से विलेजर्स ने किया अगेंस्ट किसके, माइनिंग के, जो वहाँ पे माइनिंग का काम चल रहा था, है ना। तो अगर वही चीज है कि विलेजर्स या अगर लोकल ट्राइब्स अगर या फिर आप लोकल कम्युनिटी अगर जिद पे आ जाए ना, तो फिर वहां पे कुछ भी नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। तो जो inhabitant of 5 in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectare of forest as भैरवदेव धाकव सोनसुरी, यानी 1200 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है उसको भैरवदेव धाकव सोनसुरी घोषित कर दिया। और वहां पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, जिसमें किसी को अलाउ नहीं थे हंटिंग करना, है ना। और उन्होंने क्या किया, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया अगेंस्ट आउटसाइड इंक्रोचमेंट, अगेंस्ट जितना भी बाहरी इंक्रोचमेंट था उसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया एक तरीके से। जैसे आपको यहाँ चिपको मूवमेंट का केस बताया, ठीक है। और भी हुए थे, बीज बचाओ आंदोलन हुआ था तेहरी में, नवदन्या, ये भी आपका क्या हुआ था, प्रोडक्शन के ही लिए हुआ था। तो बहुत सारी मूवमेंट चलाए गए लोकल कम्युनिटीज के थ्रू, जिससे कि क्या प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडिया में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी चलते हैं, जिसमें आपका क्या है, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। लोकल इन्वायरमेंट, लोकल कम्युनिटी को क्या कहते हैं, इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे अगर आप बात किया जाए कि फॉर्मल एक्सचेंज कब से, 1988 में, जब स्टेट ऑफ उड़ीसा ने फर्स्ट रिजोल्यूशन ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पास किया था। इसमें डिपेंड किया है, जेएफएम किस पे डिपेंड है, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटी, क्योंकि क्या प्रोटेक्शन एक्टिविटी को अंडरटेक करेगी, ठीक है। मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो ये कौन से लैंड होते हैं जहां पर चूंकि डिग्रेड हो चुके हैं ना, उसको इनको कंट्रोल में दिया जाता है कि ये क्या करे, उसको प्रोटेक्ट करे, मतलब वहां पे नए नए स्पेसिस को ग्रो कराएं, ठीक है। और मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी को क्या था कि इंटरमीडिएट बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर वो ले सकते हैं, इवन जब टिम्बर हार्वेस्ट होंगे तो उनको उसमें शेयर दिया जाएगा, है ना। तो ये एक तरीके से ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चला था, पहली बार कहाँ चला था, उड़ीसा में, और कब एग्जिस्टेंस में आया था, 1988 में, ठीक है। तो इस तरीके से इस लेसन से हमें एक चीज बताती है कि इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन जो है इंडिया के अंदर, उसमें लोकल कम्युनिटी का बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को मैनेजमेंट करने में, ठीक है। चाहे वो इन्वायरमेंटल का डिस्ट्रक्शन हो, चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन हो, वो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्रोटेक्ट कर मतलब वहां से वो क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकती है, रिकंस्ट्रक्शन को प्रमोट करती है ना। जेएफएम आया है ना, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो ये भी एक तरीके से क्या था, यही चीज तो थी कि नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना, मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि लोकल कम्युनिटी का सेंटर स्टेज में बहुत डिसीजन मेकिंग हो जाता है जब ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करी जाती है, या फिर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करी जाती है। सीधी सी बात है कि डेवलपमेंट एक्टिविटी हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फ्रेंड एंड इकोनॉमिकल रिवार्डिंग होना चाहिए। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट हमें करना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इन्वायरमेंट रहेगा यानी फ्लोरा एंड फना रहेंगे तो हम अच्छे से रहेंगे, अदरवाइज हमारा भी क्या होगा, क्राइसिस में आ जाएंगे, हम भी क्या हो जाएंगे, क्राइसिस में आ जाएंगे। आई होप इस वीडियो में आपने समझा इस चैप्टर के बारे में, फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में, और आपको अच्छे समझ में आया होगा। एंड इस पे और थोड़ा सा बात करते हैं सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा, हाँ ये बचे हुए थे अभी, सैक्रेड ग्रुप्स की बात करते हैं। देखो सैक्रेड ग्रुप्स का अपने बात करें, सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब क्या है कि भाई हम उसको नेचर को वर्शिप करना, ठीक है। ये हमारा जनरली ट्रेडिशनल है, हम सैक्रेड ग्रुप्स का मतलब कि जो है ना, प्लांट्स को ही हम क्या मानते हैं, गॉड या गॉडेस के रूप में देखने लगते हैं, या एनिमल्स को या किसी चीज को। तो ये कुछ जैसे वो कुछ पैच ऑफ द फॉरेस्ट होता है या पार्ट ऑफ द लार्ज फॉरेस्ट, उसको हम क्या मान लेते हैं, जैसे कांतारा मूवी में यही चीज दिखाया गया। तो आप देखोगे, आप संथल ऑफ छोटा नागपुर रीजन में महुआ पेड़ को पूजा किया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम बसिया लैटिफोलिया एंड कदम्बा, एंथोकेफलस एंड कदम्बा ट्रीज, है ना। ट्राइबल ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप करता है टैमरिंड को, इसको टैमरिंडस इंडिका कहा जाता है, मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका। ये जनरली वेडिंग के टाइम पे घरों में यूज होते हैं इनके, है ना।
इवन बहुत सारे लोग पीपल एंड बनियान ट्री को भी क्या करते हैं, सैक्रेड मानते हैं, मतलब गॉड है गॉडेस का रूप मानते हैं। तो इंडियन सोसाइटी क्या है, सेवरल कल्चर से कंप्राइजेज है ना, हर किसी का अपना ट्रेडिशनल मेथड है किसको कंजर्व करने को, किसको कंजर्व करने को, नेचर को और क्रिएशन को कंजर्व करने को, है ना। तो दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज। अगर हम बात करें विष्णुई विलेज की, राजस्थान में, वो लोग क्या है वहाँ पे आपका, हर्ड ब्लैक बक, ब्लैक बक हो गया, चिंकारा हो गया, नीलगाय हो गई, इन सब को क्या है एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी कम्युनिटी उसको क्या करेगी, हार्म नहीं करेगी। और इस तरीके से एक तरीके से वो नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं सेक्रेट ग्रुप्स के थ्रू, है ना, सेक्रेट फॉरेस्ट के थ्रू भी उसको मानते हैं, गॉडेस मानते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से वो नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसी पे गौतम बुद्धा ने कहा था कि ट्री इज ए पिक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बेनेवोलेंस एंड मेक नो डिमांड फॉर सस्टेनेंस। अपने सस्टेनेंस के लिए कोई डिमांड नहीं करता, लेकिन वो आपको अनलिमिटेड काइंडनेस और बेनेवोलेंस देता है, प्यार देता है। और एक्सटेंड जनरेट्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी, और इवन अपना प्रोडक्ट भी देता है जो उसकी लाइफ एक्टिविटी में रिलीज होती है। इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल बींग्स, इवन वो सभी को प्रोटेक्ट भी करता है। ऑफरिंग शेड, शेड देता है किसको, इवन द एक्समैन जिसके पास क्या है कुल्हाड़ी और वो काटना चाहता है पेड़ को, हु डिस्ट्रॉयड इट, उसको भी वो क्या देता है, छांव देता है। तो ये किसने ने बोला था, गौतम बुद्धा ने कहा था, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और थैंक यू।